1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार लेकर भारत आना। 1757 और 1764 के दो निर्णायक युद्ध प्लासी एवं बक्सर के युद्ध को कंपनी के द्वारा जीतना और भारत में अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशवाद साम्राज्य की स्थापना करना। 1765 की इलाहाबाद की संधि के पश्चात कंपनी का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू करना। भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की रूपरेखा का प्रारंभ होना और फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी को पृथक निर्वाचन मंडल देना। आज के वीडियो में और आने वाली वीडियो में आप मेरे साथ इन तमाम विषयों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। मैं अमृता नेगी आपका स्वागत करती हूं स्टडी विद अमृता चैनल के इस पहली वीडियो में। और आज जो हमने टॉपिक लिया है, भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे किसी भी टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो जब उस टॉपिक की समझ आपके अंदर बन जाती है तो उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास जरूर करिए। राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है, ये बहुत जरूरी है राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसा करने से जो आपने पढ़ा है वो किसी और को पढ़ा पाओगे, जो आपने समझा है वो किसी और को समझा पाओगे। और मेरा मानना यह है कि आपको पढ़ना ऐसे है कि किसी और को पढ़ा सको और समझना ऐसे है कि किसी और को समझा सके। राइट, तो राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। और दूसरी चीज, जो भी हम कंटेंट यहाँ पे लेके आए हैं, टॉपिक लेके आए हैं, कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम चीजें हम आपको दें। लेकिन जो चीजें रह जाती है, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जब आप वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद उस टॉपिक को आप बुक में जरूर ढूंढिए। राइट, और यदि आप बुक पढ़ते हैं वीडियो देखने के बाद, आपकी समझ और ज्यादा विकसित हो जाएगी। और यदि आप ये दो चीजें करते हैं, एक राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, दूसरी जो है वो वीडियो आप देखने के बाद बुक्स आप पढ़ोगे, तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो संविधान के अर्थ को समझेंगे। यहाँ पे मैंने संविधान की परिभाषा लिखी है, चलिए उसको हम समझते हैं। तो जो है संविधान जो है ये एक वैधानिक दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि संविधान एक जो है वो पुस्तक है। जैसे आप अपने घर में कुछ रूल बनाते हैं, कुछ नियम जो है वो बनाते हैं और उसको आप लागू भी करते हैं, उसी प्रकार से पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए जो नियम है, जो कानून है, जो रूल्स बनाए गए हैं, वो संविधान पुस्तक में जो है वो दिए गए होते हैं, जो कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी होता है। राइट, तो संविधान जो है वो एक वैधानिक दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानून, नियम, परिनियम, परंपराएं, रीति रिवाज आदि जो है वो शामिल होती है। देखिए, इवन इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर संविधान की व्याख्या जो है वो करती है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, वो भी संविधान के अंतर्गत जो है वो शामिल होता है। और देखिए, यहाँ पे संविधान के अंतर्गत ही कानून, नियम, परिनियम ये शामिल होती है। संविधान तो देखिए सर्वश्रेष्ठ विधान है, सबसे बड़ा विधान जो है वो संविधान है। और संविधान के अंतर्गत ही कानून, नियम और परिनियम आते हैं। कानून जो है वो संविधान के अनुरूप रहकर विधायिका बनाती है। राइट, उसको हम कानून कहेंगे, यानी संविधान के नीचे जो है वो कानून होते हैं। और इसी कानून को लागू करने के लिए, मतलब कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका नियम और परिनियम जो है वो बनाती है। तो सबसे ऊपर संविधान, संविधान के नीचे विधायिका ने संविधान के अनुरूप रहकर क्या बनाया, कानून बनाया। राइट, और उसके नीचे जो है वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका ने क्या बनाया जी, नियम और परिनियम। और इसमें परंपराएं भी शामिल होती है, रीति रिवाज भी शामिल होती है, और जैसे कि हमने कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी शामिल होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमने संविधान के जो अर्थ है उसको हमने समझ लिया। और उसके बाद आगे हम बात करें संवैधानिक विकास पर। तो देखिए, जो संवैधानिक विकास है इसमें भी ऐसे कानून और नियम जो शामिल है जो ब्रिटिश शासनकाल में जो है वो बनाया गया था। और ब्रिटिश शासनकाल जो है वो 1765 टू 1947 के बीच में था। तो ऐसे कानून और नियम जो ब्रिटिश शासनकाल के समय में भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो बनाया गया था, जो कि आगे जाकर हमारे संविधान के निर्माण के लिए काफी योगदान रहा था, वो सारे कानून और नियम जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो है वो हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने यही चीज लिखा है।
और अगर हम इसको बेहतर तरीके से और समझें तो जो संवैधानिक विकास है इसका मतलब है संवैधानिक मूल्यों का विकास। संवैधानिक मूल्य मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का विकास अगर हो रहा है, जैसे कि लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आदि, राइट, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीजों का अगर विकास हो रहा है इट मीन्स संवैधानिक विकास हो रहा है। ठीक है जी। तो देखिए यही जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज होते हैं, यही तय करता है कि किसी देश में संविधानवाद कितना है। अगर ये वैल्यूज ज्यादा होंगे तो उस देश का संविधानवाद ज्यादा होगा, अगर ये वैल्यूज कम है तो उस देश का संविधानवाद कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आने वाली जो क्लासेस होगी उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही देखिए संवैधानिक संस्थाओं का अगर विकास हो रहा है, जैसे संवैधानिक संस्थाएं, भारत के संविधान में भी आप देखेंगे सरकार के 3 अंग पाए जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका उस विधि को लागू करती है और न्यायपालिका उस विधि की रक्षा करती है। तो ये जो 3 संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन चीजों का अगर विकास हो रहा है इट मीन संवैधानिक विकास हो रहा है। और ब्रिटिश शासनकाल में ये हमें देखने को मिला था, तो ये सारी चीजें हम संवैधानिक विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जो ब्रिटिश शासनकाल था उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो एक तो देखिए था कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था, ठीक है जी, और दूसरा जो है वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत संवैधानिक जो विकास हुआ था। कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था 1765 टू 1858 तक रहा था, और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था ये जो है 1858 टू 1947 के बीच में जो है वो ये हुआ था, राइट। तो देखिए कंपनी जो आई थी वो तो कंपनी तो 1600 में ही आई थी। 1600 में कंपनी जो है वो 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार लेके भारत आई थी, ठीक है जी। और कंपनी ने 1600 से लेके 1765 तक जो है वो कंपनी ने व्यापार किया था। कंपनी जब शुरू में आई थी तो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, और 1600 टू 1765 तक कंपनी ने व्यापार किया था। और इस बीच में देखेंगे 2 निर्णायक युद्ध भी हुए थे, एक प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, और इलाहाबाद की संधि में जो है वो कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ था। कंपनी ने राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया था, और 1765 से ही कंपनी ने जो है वो व्यापार प्लस राजनीति जो है वो दोनों चीज किया था 1858 तक। और 1858 में कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, सॉरी कंपनी को समाप्त नहीं किया था, कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया था, और ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज का शासन जो है वो कंपनी में शुरू हो गया था। वो चीज मैंने यहां पर लिखी है। तो देखिए कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था 1765 टू 1858 के बीच में, तो इस बीच हमको कौन कौन से यहाँ पे अधिनियम पढ़ने हैं वो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाए हैं। जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, और 1833 और 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, राइट। और जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत कंपनी का शासन जो है वो इसको तो समाप्त कर दिया था, लेकिन भारत में ब्रिटिश ताज का सीधा शासन जो है वो शुरू हो गया था। और इसके अंतर्गत जो हमें जो अधिनियम एक्ट्स जो पढ़ने हैं तो वो भी यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाए हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892 एंड 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 और 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये सारे जो अधिनियम है हम इन सबको जो है वो एक एक करके डिटेल में जो है वो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो 1600 के जो चार्टर एक्ट है इस पर हम बात करेंगे। देखिए कंपनी आई थी 1600 में, और 1600 में जब कंपनी आई थी तो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार जो है वो दिया था। और जो ये व्यापार का जो एकाधिकार है वो 1813 तक रहा था। 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का जो व्यापार का जो एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था। पूरी तरीके से इसको समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन जो 2 चीज़ों में व्यापार करना, एक तो चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार करने में व्यापारिक जो एकाधिकार है वो बना रहा था कंपनी का, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में। और उसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था।
मतलब कि जो चीन के साथ जो व्यापार का एकाधिकार और चाय के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था, उसको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार है, उसको कब समाप्त किया गया था? तो 1813 के एक्ट में कंपनी का व्यापार का एकाधिकार है, इसको समाप्त कर दिया गया था और पूरी तरीके से इसको समाप्त जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया गया था और भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है वो शुरू हो गया था, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें और थोड़ा सा अगर हम इसके पृष्ठभूमि पर बात करें, तो देखिए 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध ये सिराजुद्दौला वर्सेस किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था और जो कंपनी जो है अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। इसमें सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया था, जो कि बंगाल के नवाब थे। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें त्रिगुट की सेना थी, बंगाल, अवध और दिल्ली की जो सेना थी, और दूसरी तरफ जो है वो कौन था? हेक्टर मोनरो। और यहाँ पे भी जो हेक्टर मोनरो है वो जीत गया था। ये दो निर्णायक युद्ध कहलाते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि इंपॉर्टेंट है काफी। इलाहाबाद की संधि हुई शाह आलम टू के साथ। इलाहाबाद की संधि शाह आलम टू वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और इस संधि के तहत यहाँ पे कंपनी को एक बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त होगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गया था। यानी ये जो समृद्ध क्षेत्र है बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो भी रेवेन्यू है वो कौन कलेक्ट करेगा? वो किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। और यहीं से 1765 से ही कंपनी का राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो भारत में शुरू हो गया था। अभी तक तो कंपनी सिर्फ व्यापार ही कर रही थी, लेकिन अब कंपनी ने व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी जो है वो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो 1765 में भी अगर हम बात करें, 1765 बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैत शासन मीन्स कि दो लोगों का शासन। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राजस्व कलेक्ट करता था, यानी पैसा किसके पास जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो नवाब को रख दिया, और नवाब जो है ये क्या करते थे? निजामत का काम करते थे। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कौन देखते थे? किसके पास था? नवाब के पास था। तो इस तरीके से जो है वो द्वैत शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इसको लागू कर दिया था। तो ये जो द्वैत शासन है ये सफल जो है वो नहीं हो पाया था। इसके असफलता के कुछ कारण जो है वो हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हैं कि द्वैत शासन जो असफल हुआ था। देखिए, द्वैत शासन असफल होने के पीछे जो है वो कारण जो था, एक तो काफी ये जटिल बनाया था, इसको काफी कठोरता से लागू किया गया था। और जो है इतना समृद्ध जो क्षेत्र है बंगाल, बिहार, उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्ट करने के बावजूद भी कंपनी जो है वो घाटे में चली गई थी। कंपनी ने ब्रिटिश संसद में सरकार से 1 मिलियन पौंड जो है वो ऋण जो है वो अप्लाई किया था संसद में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर वित्तीय संकट आ गया था और जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो अधिकाधिक अपना मुनाफा कर रहे थे और कंपनी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया था। भ्रष्टाचार का आरोप लगा और साथ ही आप देखेंगे इस पीरियड में बंगाल में भयानक अकाल जो है वो देखने को मिला था 1769 टू 1770 के बीच में। और साथ ही इस समय जो है वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी चल रहा था और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की जो है वो जीत होती है, अंग्रेज इसमें हार जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस टाइम पे हुआ और जो द्वैत शासन है उसी का ये कारण जो है वो देखने को मिला था। द्वैत शासन जो है वो असफल हो गया था। और ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। तो ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ की एक गुप्त समिति बनती है और इसी गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया जाता है। अब संसद ये चाह रही है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को वो नियंत्रित करना चाहती है और संसद ने लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति के सिफारिश पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित कर दिया। अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट पर कौन कौन से प्रावधान जो है वो रखे गए थे। तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे, तो इसमें देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया जो है वो पहला कदम था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने कंपनी को नियंत्रित करने का जो है वो प्रयास किया था और इसमें जो प्रावधान जो है वो केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई थी। शक्तियों का केंद्रीकरण जो है वो किया गया था।
इसमें बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 3 प्रेसिडेंसी जो है थी अंग्रेजों की, 3 प्रेसिडेंसी, एक जो है वो प्रेसिडेंसी जो है वो मद्रास में थी, मद्रास में, और जो है वो दूसरी प्रेसिडेंसी जो है वो बम्बई में थी, और तीसरी प्रेसिडेंसी जो है वो बंगाल में इनकी बनी थी, बंगाल में। तो 3 प्रेसिडेंसी थी और 3 प्रेसिडेंसी के जो है वो गवर्नर थे। अब जो बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर से ऊपर एक पोस्ट गवर्नर जनरल बना दिया, राइट। और जो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था, यहाँ पे जो पहले ऑलरेडी गवर्नर जो था उसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि गवर्नर जो है वो अब गवर्नर जनरल हो गया। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर है वो बंगाल का क्या बन जाएगा, प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएगा। और ये बनने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, राइट। एक तो ये प्रावधान किया गया था। और यहाँ पे जो बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उसको, इन दोनों को किसके अधीन कर दिया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है वो कर दिया था। यहाँ है गवर्नर जनरल और यहाँ पे गवर्नर और यहाँ पे भी गवर्नर। तो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर है उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है वो कर दिया गया था। और इसी को हम कहेंगे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की जो है वो शुरुआत हो गई थी भारत में। और यहाँ पे शक्तियां जो है वो कहाँ पर दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर्स दिए गए। और तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है बंगाल में कार्यपालिका का उदय हो गया था। कार्यपालिका मीन्स कि यहाँ पे गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, अब ये जो गवर्नर जनरल पद बनाया गया था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य होंगे, 4 सदस्यों की परिषद होगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कार्यपालिका और सरकार, जिसमें गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य जो है थे। तो बंगाल में कार्यपालिका का उदय जो है वो देखने को मिला था। और अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में न्यायपालिका की नींव जो है वो रखी गई थी इस एक्ट के तहत। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कहाँ पे किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। जो प्रावधान था वो 1773 के एक्ट में था, लेकिन जो स्थापना हुआ था वो 1774 में। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो न्यायपालिका का जो आकार था, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश जो है वो सर एलिजा एम्पे थे। और साथ ही इसमें अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड जो है वो 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये प्रावधान जो है वो करे गए थे इस एक्ट के तहत। और अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो कंपनी की जो प्रशासन की देख रेख के लिए ब्रिटेन में एक संस्था बनाई गई थी, निर्देशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना जो है वो करी गई थी। और ये कितने सदस्यों की थी, ये 24 सदस्यों की, जो कि कहाँ पे था, ब्रिटेन में था। एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो है वो गवर्निंग बॉडी था, राइट। तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को गवर्न करने के लिए ब्रिटेन में एक संस्था बनाई गई, 24 सदस्यों की संस्था, निर्देशक मंडल। ये कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। तो ये किया गया था। और साथ ही देखिए कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दिया गया था। कंपनी जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करेंगे उसको मान्यता दे दी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जो भी क्षेत्रीय संपत्ति है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी संपत्ति जो अर्जित करेगा उसको बनाए रखने का अधिकार तो है, लेकिन उसके जो गतिविधियां हैं उस पर नियंत्रण किसका होगा, संसद का होगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि शक्तियां जो है वो धीरे धीरे कहाँ जा रही है, संसद के पास जा रही है। और संसद जो है वो कंपनी को क्या कर रही है, नियंत्रित कर रही है। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को हम मान्यता देंगे जो कंपनी करेगा, राइट। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्षेत्रीय संपत्ति को भी, अपने जो संपत्ति है उसको बना के रख सकता है, लेकिन उनकी जो गतिविधियां है उस पर नियंत्रण किसका होगा, कंपनी का नहीं होगा, संसद का होगा, राइट। और आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजस्व है और सैन्य और जो भी नागरिक जानकारी है वो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। तो ये सारी जानकारियां कंपनी जो है वो किसको देगा, ब्रिटिश सरकार को देगा। और साथ ही कंपनी के जो कर्मचारी हैं उसको निजी व्यापार करना, वो निजी व्यापार नहीं कर सकता है। और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया था। तो ये प्रावधान जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और अगर हम बात करें इस रेगुलेटिंग एक्ट के परिणाम की, अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला जो है वो ये लिखित संविधान था। लिखित संविधान की नींव जो है वो भारत में रखी गई थी। और प्रथम बार ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, जो हम चर्चा कर चुके हैं इस पर। और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था
जो है वो की शुरुआत भारत में हो गई थी। शक्तियों का केंद्रीकरण जो है वो इस एक्ट में आपको दिखाई देता है। कार्यपालिका की नींव रखी गई थी। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। कार्यपालिका आप कह सकते हैं। तो वर्तमान में भी अगर हम बात करें तो एक प्रधानमंत्री होते हैं, प्लस उसके जो है वो साथ में कौन होते हैं, परिषद, मंत्री परिषद होते हैं। और एक तरह से आप कह सकते हैं यही कार्यपालिका है, यही सरकार है। तो उस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कार्यपालिका की नींव रखी गई थी और न्यायपालिका की नींव भी जो है वो रखी गई थी। तो ये हमने बात की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और काफ़ी ये बेनिफिट भी आपके लिए रहेगा। आप साथ में जो है वो इस टॉपिक को आप अपने बुक में ज़रूर देखिए और साथ में आप नोट्स बनाते रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको बेनिफिट लगा है, तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।